हम लोग दायित्व पर बात करने वाले थे कि लाइबिलिटी क्या है, और कुछ बात कल हुई थी कि दायित्व के अर्थ ये क्या क्या समझे जाते हैं, दायित्व किन किन रूपों में और किन किन भावार्थों में सामान्य समाज में समझा जाता है और कानून में इसे कुछ किस रूप में समझा जाता है। आपसे बात हुई थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और वो सामाजिक प्राणी क्यों है? वो सामाजिक प्राणी इसलिए है कि वो नियमों का पालन करता है, वे नियम जो स्वयं समाज उसके द्वारा निर्धारित है। और समाज के द्वारा दो प्रकार के नियम निर्धारित है, एक वे जिन्हें हम कानून के नियम इस नाम से जानते हैं, और वे राज्य की प्रभुता शक्ति इसके आधार पर बनते हैं। और दूसरे प्रकार के नियम वे हैं जिसे समाज ने युगों से अपने जीवन के दौरान, क्योंकि समाज तो हमसे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा, तो अपने युगों के जीवन में समाज ने जिन नियमों को लाभदायक पाया है, वे रूढ़ियों, परंपराओं, नैतिकता के नियमों इस रूप में समाज में पाए जाते हैं। समाज में दो प्रकार के नियम हैं जो मानव आचरण को विनियमित, रेगुलराइज ये करते हैं, और सामाजिक प्राणी वो है जो दोनों नियमों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करता है अपने जीवन में। वही व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, और जो इन दो प्रकार के नियमों द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं करता, उसके लिए आम समाज में असामाजिक तत्व इस संज्ञा का प्रयोग ये किया जाता है। संज्ञा आप जानते हैं, इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी नेम है ये पर्सन का, प्लेस का, ये थिंग का। ठीक है, तो असामाजिक तत्व इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो आचरण के नियमों द्वारा निर्देशित जो आचरण है उसको नहीं करते, और जो आचरण के नियम हैं वे चाहे कानून के हो चाहे नैतिकता के, वे आपको अधिकार भी देते हैं, वे आपको कर्तव्य भी देते हैं। वे आपको सिर्फ अधिकार देते हो ऐसी स्थिति नहीं है, वे अधिकार भी देते हैं तो कर्तव्य भी उत्पन्न करते हैं। आप अधिकारों का उपयोग करें, और कर्तव्य जो दूसरों के अधिकारों से संबंधित है, क्योंकि कर्तव्य का संबंध हमेशा दूसरे के अधिकार से है। यह बात हम लोग हाफील्ड के क्लासिफिकेशन से जानते हैं कि अगर आप में कर्तव्य तो दूसरे में अधिकार होगा ही। ये कर्तव्य निरपेक्ष, ठीक है, होता भले ही है, जैसे ईश्वर के प्रति आपके कर्तव्य निरपेक्ष है, लेकिन फिर भी कानून में निरपेक्ष कर्तव्य नाम की चीज नहीं होती, वो तो सापेक्ष होता है। आपका कर्तव्य दूसरे के प्रति होगा, और अगर आप कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे तो डेफिनेटली दूसरे के अधिकार का वायलेशन ये कर ही रहे। ये हो ही नहीं सकता कि दूसरे के अधिकार का वायलेशन किए बिना कोई कर्तव्य का अपालन करे, ये संभव नहीं है। तो जब आप कर्तव्य का अपालन करते हैं तो आप एक गलत काम करते हैं, और इस गलत काम को कानून की दुनिया में क्या नाम दिया जाता है? विधिक दोष। जब आप क्या करते हैं, दूसरे के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका अपालन करते हैं, तो आप विधिक दोष को उत्पन्न करते हैं, यह कहा जाता है। और यह विधिक दोष जब उत्पन्न होगा तो यह अपेक्षा करेगा कि जो व्यक्ति इस दोष को उत्पन्न करने के दायित्व के अधीन है उसे उन परिणामों को भुगतने के लिए बाध्य किया जाए जो कानून ने या नैतिकता के नियम ने इस दोष के उत्पन्न होने पर, इस दोष को उत्पन्न करने वाले के लिए निर्धारित किए हैं। बस ये अपेक्षा और कानून या नैतिकता का नियम इस व्यक्ति को बाध्य करेगा कि इस अपेक्षा द्वारा अपेक्षित जो भुगतान है या इस अपेक्षा द्वारा अपेक्षित जो परिणाम है उसको यह व्यक्ति
वहन करे, उसको ये सहन करे। और बस ये जो बाध्यता पैदा की जा रही है कानून या नैतिकता के नियम के द्वारा, जो विधिक दोष के परिणाम को भुगतने के संबंध में है, इस बाध्यता को ही कानून की दुनिया में दायित्व ये कहा जाता है। और इस सारे फ्रेज को, इस सारी स्थिति को सामंड वन लाइन में, सामंड एक वन लाइनर ये कहता है, और वन लाइनर को ही डेफिनेशन बोला जाता है। सामंड एक पंक्ति में इस सारी स्थिति को कहता है और डिफाइन करता है कि दायित्व क्या है। तो कहता है आवश्यकता का ऐसा बंधन है, दायित्व आवश्यकता का ऐसा बंधन है जो अप्रत्यकर्ता के अपकार और इस अपकार के उपचार इसके बीच मौजूद है। यह आवश्यकता का बंधन है। यानी एक पंक्ति में सामंड की बात को समझे तो वो दायित्व को आवश्यकता का बंधन ये कह रहा है। और इस आवश्यकता का बंधन, इसका संबंध किससे जोड़ता है? अपकार के उपचार। कहता है ये अकृत्यकर्ता के अपकार और इस अपकार के उपचार इसके बीच मौजूद है यह आवश्यकता का बंधन। यानी बीच में मौजूद है, अपकार हो चुका है और उपचार होना है, इसके बीच में है। ठीक है, उपचार हो गया यानी आपने दायित्व तो भुगत लिया, फिर तो बात ही खत्म हो गई। है कहां पर एग्जैक्टली ये रुका हुआ कहां पर है? तो कहता है एग्जैक्टली रुका है अकृत्यकर्ता का अकृत्य यानी उसका अपकार और अपकार का उपचार, इसके बीच में मौजूद है आवश्यकता का यह बंधन जिसे दायित्व के नाम से संबोधित किया जा रहा है। यह आवश्यकता का बंधन है, आवश्यकता का बंधन। इसीलिए दायित्व कॉन्सेप्ट के तौर पर कानून में जब उपयोग किया जाता है इस शब्द का विधिक संकल्पना के तौर पर, ठीक है, हमने आपको बताया था कि शब्द एक संकल्पना बन जाते हैं। और कोई भी शब्द संकल्पना कब बन जाता है? जबकि वो शब्द उच्चारित होते ही उस शब्द द्वारा इंगित कुछ विशेषताएं ये आपके मस्तिष्क में परावर्तित होनी शुरू हो जाएं, तो शब्द संकल्पना का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, सामंड कहता है ये क्या है? आवश्यकता का बंधन है जो अकृत्यकर्ता के अपकार और उपचार के बीच मौजूद है। तो जब इस शब्द को हम संकल्पना के तौर पर, विधिक संकल्पना के तौर पर, लीगल कॉन्सेप्ट के तौर पर उपयोग करते हैं, तो जो कुछ दायित्व शब्द उच्चारित होते ही हमारे दिमाग में रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्ट ये होता है कि कोई व्यक्ति है जो कानून या नैतिकता के द्वारा बाध्य किया गया है। इसीलिए जैसे ही कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति पर दायित्व है कानून की दुनिया में, वैसे ही जो कानून जानने वाले लोग हैं उनके दिमाग में परावर्तित होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब जिसे दायित्व के अधीन बताया जा रहा है ये कुछ करने के लिए, कुछ ऐसा झेलने के लिए जो इसके लिए अलाव करे, जो इसके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, कुछ करने के लिए, कुछ झेलने के लिए, कुछ नुकसान उठाने के लिए व्यक्ति बाध्य है और वो बाध्यता आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अन्यथा की स्थिति में नैतिकता या कानून के नियम का अस्तित्व यह खत्म हो जाएगा। तो यह आवश्यकता का बंधन है और कानून और नैतिकता अगर खत्म हुए तो मनुष्य की सामाजिक प्राणी के रूप में जो भूमिका है वो खत्म हो जाएगी, और जब उसकी सामाजिक प्राणी की भूमिका खत्म होगी तो समाज खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी आवश्यकता है जिसने व्यक्ति को बाध्य किया है
कि वो कुछ झेले, कुछ नुकसान उठाए। नुकसान उठाए या झेले, इसका मतलब यह हुआ कि वो कुछ अपने लिए अलाव कर ये झेले। क्यों? इसलिए कि उसने विधिक नियम का भंग किया है, एक दोष को उत्पन्न किया। तो दायित्व तो विधिक संकल्पना के रूप में, इस रूप में सामने आता है। और सारी स्थिति को मार्कवी भी अपनी परिभाषा में बताता है। वो क्या कहता है? वो कहता है दायित्व का मतलब है वो दशा। दायित्व उस व्यक्ति की दशा का वर्णन है जिसे किसी के प्रति कोई कर्तव्य करना था। कर्तव्य का भंग यही तो किया है आपने। और कर्तव्य के भंग को आप कानून की दुनिया में ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने दूसरे के अधिकार का भंग किया है। कानून की दुनिया में बात ऐसे भी चलती है। तो मार्कवी कहता है कि यह उस व्यक्ति की स्थिति का वर्णन है, उस व्यक्ति की दशा का वर्णन है जिसे किसी के प्रति कोई कर्तव्य करना था। तो साबंड, मार्कवी और लीगल कॉन्सेप्ट इस रूप में दायित्व तीनों हमें यह सजेस्ट कर रहे हैं कि दायित्व शब्द का अर्थ क्या है। तो दायित्व शब्द के सामान्य अर्थ को हम समझें तो यह आवश्यकता का ऐसा बंधन है जिसके कारण वो व्यक्ति जिसका किसी के प्रति कोई कर्तव्य था और उसने उस कर्तव्य का भंग किया है, उस कर्तव्य के भंग के परिणामों को यह भुगतने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षित नहीं, अपेक्षा अगर हम ये कहेंगे अपेक्षित किया गया तो उसके पास चयन का विकल्प है। बाध्य किया गया है। दायित्व आवश्यकता का ऐसा बंधन है जो अकृत्यकर्ता के अकृत्य और उस अकृत्य के उपचार के बीच मौजूद है। इस रूप में दायित्व को कानून में डिफाइन करता है। लेकिन दायित्व शब्द के अन्य अर्थ भी समाज में लिए जाते हैं। दायित्व शब्द का प्रयोग भाषा में उस स्थिति के व्यक्ति की स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए भी प्रयुक्त होता है जिस व्यक्ति को कुछ करने की विधिक हैसियत प्राप्त है। यानी जिस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि वो कानूनन कुछ कर सकता है जो उसका मन है। किसी विशेष क्षेत्र में अगर कानून कुछ करने या न करने की ये अधिकार या स्वतंत्रता आपको देता है, या यूं कहें स्वतंत्रता के रूप में अधिकार देता है, तो जब आप किसी अन्य से अप्रभावित रहते हुए अपनी उस स्थिति के बारे में कथन करते हैं तो आप कहते हैं कि हम पर यह दायित्व है इसलिए हम ये करेंगे। आप कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है कि हम फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करें, इसलिए हम करेंगे। तो आपको फंडामेंटल राइट को सुरक्षित रखने के लिए अगर कानून ने इंपावर्ड किया है और आप उसको सुरक्षित रखने का निर्णय ले रहे हैं, यानी बिना किसी बाह्य कारण से अप्रभावित होते हुए, बिना किसी बाह्य कारण से प्रभावित होते हुए, अप्रभावित तो नहीं प्रभावित होते हुए, या यूं कहीं बिना किसी भी कारण से अप्रभावित रहते हुए अगर आप अपनी इस स्थिति के उपयोग का निर्णय लेते हैं तो आप अपनी स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए भी कई बार समाज में दायित्व शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन वो दायित्व कानूनन दायित्व, ठीक है, उस दायित्व के बारे में हम यहां चर्चा नहीं करेंगे। हमारे अध्ययन का विषय इस प्रकार का दायित्व नहीं है, या हमारे अध्ययन का जो विषय है या हमारे अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। हमारे अध्ययन की विषय वस्तु तो ऊपर वाली परिस्थिति है।
कि जब आप दूसरे के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनका उल्लंघन करके विधिक दोष को उत्पन्न करते हैं, तो उस विधिक दोष के लिए जो कानून ने उपचार पैदा किया है, उस उपचार के अंतर्गत जो अलाभकर स्थिति पैदा की गई है, उसमें रहने के लिए जब आपको विवश कर दिया जाता है इस आवश्यकता के कारण, ताकि कानून, समाज, ये सारी चीजें सुरक्षित रहें, तो आपको दायित्व के अधीन कहा जाता है। और इस दशा का ही अध्ययन करना यह हमारे लिए आशयित है, यह हमारे लिए इंटेंडेड है। लेकिन जिन जिन और स्थितियों के लिए, जिन जिन और फैक्ट सिचुएशंस के लिए दायित्व शब्द का प्रयोग होता है, उनको समझ लेना इसलिए ठीक है ताकि आप भली प्रकार डिफरेंशिएट कर पाए, आपको कोई भ्रम न रहे। इसलिए दायित्व शब्द जिन जिन स्थितियों के लिए प्रयोग होता है, उन सारी स्थितियों की चर्चा ये की जा रही कि जब आपको कुछ करने की ताकत ये प्राप्त होती है और आप अपने उस करने की ताकत के संबंध में किसी से भी अप्रभावित रहते हुए कुछ करने या न करने का निर्णय लेते हैं, तो आप अपनी स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द भी कई बार दायित्व होता है। और आप कहते हैं कि हम दायित्व के अधीन है, मेरा दायित्व है कि हम ये करें, और दायित्व को जिम्मेदारी ये भी कहते हैं। तो आप कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है कि हम ये करें, आप अपनी स्थिति को अभिव्यक्त करते हैं। कई बार जब कोई व्यक्ति किसी की शक्ति के अधीन होता है, कोई व्यक्ति किसी की शक्ति के अधीन है, यह कब कहा जाता है? जब वह व्यक्ति अपने अधिकार का उपभोग करके आपकी स्थिति में परिवर्तन यह करने के लिए समर्थ हो, तो आप किसी की शक्ति के अधीन हैं, यह कहा जाता है। जूरिस्प्रूडेंस आपको यही सिखाता है कि जो विभिन्न तथ्य स्थितियां हैं उनके लिए भाषा ये कैसी प्रयुक्त हो। आखिर उन तथ्य स्थितियों को हम अगर शब्दों में, भाषा में अभिव्यक्त करना चाहें तो कैसे करें? जूरिस्प्रूडेंस आपको अभिव्यक्ति देता है, या यूं कहें जूरिस्प्रूडेंस आपको जबान देता है, क्योंकि जबान का अर्थ सिर्फ जीभ नहीं है, जुबान का अर्थ भाषा भी है। तो जूरिस्प्रूडेंस आपको अभिव्यक्ति देता है। विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां हैं उनको आप अभिव्यक्त कैसे करेंगे, दूसरे को कैसे समझाएंगे? भाषा माध्यम है, इसलिए भाषा को मीडिया कहा जाता है। ये मीडिया है, इसके अभाव में विचार आप तक नहीं जाता। इसकी जरूरत है विचार को आप तक पहुंचाने के लिए। मीडिया वो नहीं है जिसे आप समझते हैं, टीवी, समाचार चैनल, ये मीडिया नहीं है। या यूं कहें सिर्फ ये मीडिया नहीं है तो बात ज्यादा ठीक है, ये भी है मीडिया, लेकिन इसके अलावा भी है मीडिया। मीडिया का मतलब सिर्फ माध्यम है, और उसको मीडिया कहा क्यों जाता है? समाचार पत्र, टीवी चैनल वगैरह को माना यह जाता है कि वे जनता की आवाज, ये जनता की आवश्यकताएं, ये जनता राज व्यवस्था के बारे में जो सोच रही है उसे सत्ताधीशों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि सत्ताधीश सीधे नहीं आएंगे जनता के पास रोज, क्योंकि अगर वो रोज जनता के ही पास आएंगे तो वो अपना काम कैसे करेंगे? इसलिए माध्यम है समाचार पत्र, टीवी चैनल, इसमें आप अपनी बात रख देते हैं और बात उन तक पहुंच जाती है। मुस्लिमों में जो पैगंबर का कॉन्सेप्ट है, पैगंबर मीडिया है, माध्यम है ईश्वर और आपके बीच में। मीडिया सिर्फ माध्यम है, भाषा मीडिया है, भाषा माध्यम है जिसके आधार पर आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देते हैं।
तो भाषा का सम्यक ज्ञान यह आपको होना चाहिए। अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं आता तो आप कानून के जो कॉन्सेप्ट हैं वो दूसरों को कैसे समझाएंगे? आप कहते हैं कोई किसी की शक्ति के अधीन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसे मान के चले हम मंगल ग्रह से आए, आप हमें समझा रहे हैं कि ये इनकी शक्ति के अधीन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये इनकी शक्ति के अधीन है क्या है, मतलब आखिर आखिर किस फैक्ट सिचुएशन को अभिव्यक्त किया जा रहा है। या आप कह रहे हैं ये दायित्वाधीन है, तो क्या मतलब हुआ इस बात का? आपको बताना होगा कि ये इनकी शक्ति के अधीन है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पास हक है कि ये चाहे तो इनकी स्थिति में बदलाव ये ले आए। ये अभी स्वतंत्र हैं, ये अभिरक्षा में ले लें, फिर इनकी जो स्वतंत्र परिस्थिति है, जो इनकी स्वतंत्रता की स्थिति है, ये बदल जाएगी। फिर ये अपने आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर निर्णय नहीं ले सकेंगे। फिर इनके शारीरिक संचलन के संबंध में निर्णय लेने का हक उसका होगा जिसकी अभिरक्षा में ये होंगे। तो कोई किसी की शक्ति के अधीन है, ये बात बोली कब जाती है? कोई किसी की शक्ति के अधीन है, यह बात तब बोली जाती है जब संबंधित व्यक्ति को दूसरे संबंधित व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन ये ले आने का हक हो, अधिकार हो। तो ये दूसरा व्यक्ति इस पहले व्यक्ति की शक्ति के अधीन कहा जाता है। और समाज में इस पहले व्यक्ति की स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाता है कि वो शक्ति के से संपन्न है, और इस दूसरे व्यक्ति की स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए जो उसकी शक्ति के अधीन है, उसकी स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द प्रयोग होता है कि वो दायित्व के अधीन है। वो शक्ति से संपन्न है, ये दायित्व के अधीन। इस भाव में भी दायित्व शब्द का प्रयोग ये समाज में होता है। लेकिन इस भाव में समाज जब प्रयोग करता है दायित्व शब्द का, तो वह उस स्थिति के अलाभकर होने का संकेत देता है जिस स्थिति में शक्ति के अधीन व्यक्ति को माना जाता है। उस व्यक्ति की स्थिति अलाभकर यह होने का संकेत इस प्रकार की बात से मिलता है। जबकि हाफील्ड यह कहता है, हाफील्ड अधिकारों के प्रकार बताता है ना, उसमें अधिकारों का एक प्रकार शक्ति भी बताता है। वो तो वो कहता है कानून की दुनिया में अगर कोई किसी की शक्ति के अधीन है तो वो, ठीक है, दायित्व के अधीन होगा। उस व्यक्ति के द्वारा अपनी शक्ति के प्रयोग से अपनी स्थिति में हुए परिवर्तन, उसके परिणामों को भुगतने के दायित्व के अधीन होगा। इस प्रकार की बात हाफील्ड कहता है। और कहने का जो ढंग उसने अपनाया है वो ये कि अगर एक में शक्ति होगी तो दूसरे में दायित्व होगा। कहने का ढंग उसने ये अपनाया है। तो हाफील्ड कहता है कि कानून की दुनिया में अगर कोई शक्ति संपन्न है तो दूसरा दायित्व के अधीन ही होगा। अर्थात अगर कोई शक्ति संपन्न है, इसका मतलब ही यह है कि वो उस व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए समर्थ है जो उसकी शक्ति के अधीन है, अर्थात जो दायित्वाधीन है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कानून में। समाज यह मानता है कि नहीं, दायित्व हमेशा अलाभकर होगा। लेकिन हाफील्ड कहता है कि कानून की दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो किसी की शक्ति के अधीन है, अर्थात कोई व्यक्ति जब किसी की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए समर्थ है तो वो शक्ति संपन्न है और यह दायित्वाधीन है मान लिया जाएगा। भले ही वह स्थिति परिवर्तन जो शक्ति धारक ने किया है वह इसके लिए लाभदायक हो या अलाभदायक हो। ठीक है, इससे मतलब नहीं है।
तो समाज की सोच दायित्व के संबंध में और विधिवेत्ता की सोच दायित्व के संबंध में यहीं पर डिफर हो जाता है। ठीक है, आपको चीजों की माइन्यूट जानकारी होनी चाहिए। जब माइन्यूट जानकारी होती है, आनंद तब आता है। मोटा मोटा तो सबको दिखता है। समाज में सम्मान किसका होता है? समाज में सम्मान उसका होता है जिसे आदमी की बारीक समझ है। कहा जाता है कि वो आदमी देखकर पहचान लेते हैं। आदमी देखकर तुम भी पहचान लेते हो। शेर और आदमी खड़ा हो, तुम पहचान लो कि ये आदमी है। लेकिन तुम्हें आदमी की प्रारूपिक समझ है, और जब आदमी की तात्विक समझ यह विकसित होती है तो यह कहा जाता है कि वो आदमी को समझ लेते हैं, आदमी को देखकर समझ लेते हैं। ठीक है, तो तात्विक समझ यह विकसित होनी चाहिए विषयों की। एक विधिवेत्ता दायित्व के बारे में किस प्रकार सोचता है और एक समाज का व्यक्ति दायित्व के बारे में किस बारे में सोचता है। सामंड सहमत है हाफील्ड से। सामंड कहता है कि विधि में चूंकि तकनीकी भावों में, टेक्निकल सेंस में शब्दों का उपयोग होता है, इसलिए यहां दायित्व का यही अर्थ लिया जाएगा कि अगर किसी को अपने को प्रदत्त शक्ति के आधार पर किसी की स्थिति में परिवर्तन करने का हक है, तो वो परिवर्तन लाभदायक हो, अलाभदायक हो, यह माना जाएगा कि वो व्यक्ति उसकी शक्ति के अधीन है, अर्थात वो व्यक्ति दायित्व अधीन है, क्योंकि उसने अपनी शक्ति के प्रयोग से इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया है, और अगर उसमें शक्ति है तो इसकी स्थिति में परिवर्तन कर ही देगा और कर देगा, तो इस दायित्व के अधीन माना जाएगा, भले इसकी स्थिति लाभदायक हो गई, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे वो कहता है कि दाता ने आदाता को किसी वस्तु का दान किया है, तो आदाता की स्थिति लाभकर हुई है, उसे दान मिला है, उसे संपत्ति प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी वो दायित्व के अधीन कहा जाएगा, जबकि समाज इसे दायित्व के अधीन की स्थिति नहीं मानेगा। समाज कहेगा एक जनरल आदमी इस व्यक्ति को दायित्व के अधीन नहीं मानेगा। तो विधिक संकल्पना के रूप में दायित्व का अर्थ हमने आपको कहा, विधिक संकल्पना के रूप में जब दायित्व का प्रयोग होता है, तब जो भाव आपके मन में उठता है वो ये कि कोई है जो कुछ झेलने के लिए, कुछ नुकसान उठाने के लिए बाध्य हुआ है। ठीक है, तो कानून में दायित्व के अर्थ, विधिवेत्ताओं की नजर में दायित्व के अर्थ, सामान्य व्यक्ति की नजर में दायित्व के अर्थ, और विधिक संकल्पना के रूप में दायित्व का अर्थ, ये अलग अलग प्रकार का है, और ये सारे प्रकार के दायित्व के अर्थ आपके सामने रखे गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि समाज ये क्यों चाहता है कि उसके नियमों को अगर भंग किया जाए, यानी कोई व्यक्ति उस कर्तव्य का अपालन करे जिस कर्तव्य को अनुपालन हेतु उसे सौंपा गया है दूसरे के प्रति, तो दायित्व को उत्पन्न होना चाहिए। यह बात क्यों मान ली जाए, यानी दायित्व का सामाजिक आधार क्या है, समाज में दायित्व का आधार क्या है। ठीक है, क्यों ऐसा हो ही क्यों? आवश्यकता का, जैसे सामंत कहता ना, यह आवश्यकता का बंधन है जो अकृत्यकर्ता के अकृत्य और उसके अपकार के बीच मौजूद है। तो यह आवश्यकता क्यों उत्पन्न की गई, इस आवश्यकता का आधार क्या है? ठीक है, इस आवश्यकता को काहे उत्पन्न होना चाहिए? क्योंकि बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता।
भले ही वो आवश्यकता जनित हो, भले ही वो बंधन भौतिक रूप से मौजूद न भी हो। जैसे नैतिकता के बंधन है, वो भौतिक रूप से तो मौजूद नहीं है। आप अपने मां बाप के कंटा पर रखो, कौन रोक रहा है? लेकिन सम्मान करने का जो नैतिक बंधन मौजूद है, ठीक है, वो अमूर्त है। लेकिन इसके बाद भी कई बार आप अपने मां बाप से ही नाराज होते हैं, कई बार आपको उन्हीं की बात खराब लगती है, कई बार आप उसे डिसओबे करना चाहते हैं, लेकिन अपने को समाज में अच्छा दिखाने के लिए डिसओबे करते नहीं है। ये भी एक प्रवृत्ति है ना आदमी में। और प्यूफेंडार्फ कहता है आदमी की इस प्रवृत्ति का उपयोग करना चाहिए। वही जो मोदी कहते हैं कि ठीक है, आपदा में ठीक अवसर ये देखना चाहिए, आपदा में अवसर, आदमी के दुर्गुण में समाज का भला ये देखना चाहिए। आप लोभी हैं, पैसे पैदा करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप, हम आपकी इस भाव का उपयोग करेंगे और हम कहेंगे कि इस रिमोट एरिया में जहां उद्योग के साधन नहीं है, जहां रोजगार के अवसर नहीं है, यहां अगर तुमने लगाया हम बिजली बिल तुमसे आधा लेंगे। अब तुम लगाओगे वहां, क्योंकि तुम तो लोभी हो, तो तुम्हारे इस लोभ का हम समाज के लिए उपयोग कर लेंगे। प्यूफेंडार्फ कहता है कि इस स्थिति का उपयोग किया जा सकता है और करना चाहिए। तो ऐसे ही होता है, आप में अच्छा दिखने की प्रवृत्ति है, आप अच्छे हो न हो, और अधिकांश हम में से अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छे दिखने की प्रवृत्ति सब में मौजूद है। और इस प्रवृत्ति के दर्शन आपको अक्सर अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यमों पर होते रहेंगे। आप अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यम देखें, ऐसा लगता है कि शायद धर्मोपदेशक वो भी कुछ कम धर्म का उपदेश करेंगे जितने लोग कर रहे हैं, और उतने ही लोग अच्छे हैं, तो फिर समाज में बुराई कहां से आ रही है? तो लोगों में अच्छा दिखने की प्रवृत्ति है, ठीक है, वो अच्छा दिखना चाहते हैं, और सिर्फ इसलिए कई बार अपने मां बाप की बात आप मानते हैं, अन्यथा इच्छा कोई नहीं है, और कोप तो आपके मन में पर्याप्त होता है। इच्छा यही कि ना माने, लेकिन बस माने ले रहे हैं। और उसका कारण क्या है? कारण है आप अच्छा दिखना चाहते हैं, ठीक है। तो सवाल यह है कि ये जो दायित्व उत्पन्न किया जा रहा है दूसरे के कर्तव्य के अपालन के प्रति, ठीक है, और इस दायित्व को उत्पन्न करके इस दूसरे को अपने कर्तव्य पालन से उत्पन्न परिणामों को भुगतने के लिए जो बाध्य किया जा रहा है, इसका आखिर आधार क्या है? समाज ऐसा क्यों चाहता है कि इस व्यक्ति को अपने कर्तव्य के अपालन करने से जो परिणाम पैदा हुए उन्हें भुगतना ही चाहिए? समाज क्यों चाहता है? समाज इसलिए ऐसा चाहता है कि दायित्व के कुछ सामान्य आधार, कोई भी समाज तब सभ्य समाज कहलाता है। कोई भी समाज, पहले तो समाज संगठित होता है, समाज जब संगठित होता है तो वो सभ्य समाज नहीं होता, वो सिर्फ समाज होता है। हम ये भी नहीं कह रहे वो बुरा समाज होता है, लेकिन वो सिर्फ समाज होता है। समाज से सभ्य समाज बनने की जो प्रक्रिया है, ये सब समाज से सभ्य समाज हो जाने की जो यात्रा है वो पूरी कब होती है? समाज से सभ्य समाज ये तब बनता है जब लोग अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का भी सम्यक अनुपालन करते हैं। राम राज्य को राम राज्य क्यों कहते हैं? भाई राम राज्य एक आदर्श राज्य माना गया है, वो समाज एक आदर्श समाज माना गया। क्यों? क्योंकि वहां, ठीक है, वो आता है ना कि सारे लोग प्रेम से रहते हैं,
और सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ठीक है, तो अपने अपने अधिकारों का उपभोग और अपने अपने कर्तव्यों का पालन, यही राम राज्य है। ठीक है, अपने अपने अधिकारों का उपभोग, अपने अपने कर्तव्यों का भी पालन। तो सबको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कुछ कर्तव्य विशेष तौर पर लोगों पर निर्धारित हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सामान्य कर्तव्य हैं जो सबको, सबके प्रति ठीक अनुपालित करने चाहिए। कुछ विशेष कर्तव्य है, आप पर कुछ विशेष कर्तव्य रखे जाएंगे। जैसे आप टीचर की भूमिका में आ गए तो विशेष कर्तव्य पढ़ाना, लेकिन कुछ सामान्य कर्तव्य हैं आपके। आपका यह कर्तव्य है कि आप किसी पर आक्रमण करें ना, हो जाए अलग बात है, यानी आशयपूर्ण आक्रमण किसी पर तब तक आप न करें जब तक कि उस प्रकार का आशयपूर्ण आक्रमण करने का हक विशेषाधिकार के स्वरूप में या आवश्यकता इस स्वरूप में आपके पास मौजूद न हो, तब तक आप आक्रमण करें ना। यह एक सामान्य कर्तव्य है आपका दूसरों के प्रति। यानी इस बात को घुमाकर कहें तो स्थिति क्या है कि समाज सभ्य समाज कहलाएगा यदि उस समाज के लोग ये अपेक्षा करते हैं कि उनके ऊपर समाज के अन्य सदस्य आशयपूर्वक आक्रमण तब तक नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक कि उनके पास उस प्रकार का आक्रमण करने का कोई विशेषाधिकार या अवसर ये उपलब्ध न हो। यानी एक सभ्य समाज इस पोस्टुलेट के साथ, इस भावना के साथ जिंदा रहता है, या यूं कहें उस समाज को सभ्य समाज ही माना जाता है जिसके सदस्य, ठीक है, इस भावना के साथ समाज के तौर पर संगठित हैं कि समाज के सदस्य किसी पर भी, ठीक है, कोई ऐसा आक्रमण नहीं करेंगे जिसे करने का उन्हें कोई विशेषाधिकार या अवसर उपलब्ध नहीं है। और यदि करेंगे क्योंकि जो कुछ आपसे अपेक्षित है वो सब आप करेंगे, ये जरूरी थोड़े ना है। जो कुछ आपके अपेक्षित है यदि वो आप नहीं करेंगे, यानी विशेषाधिकार या अवसर उपलब्ध हुए बिना किसी पर आप आक्रमण करेंगे, तो समाज के नियमों के द्वारा आपको अपने कार्य के परिणामों को भुगतने के लिए बाध्य किया जाएगा, अर्थात आप पर दायित्व उत्पन्न किया जाएगा। ये अगर समाज के लोगों में मानसिक दशा पाई जा रही है तभी उस समाज को सभ्य समाज कहा जाएगा। यानी दायित्व वो आधार है, दायित्व वो, ठीक है, स्थिति है जिसके आधार पर ही कोई समाज सभ्य समाज बनता है। अगर दायित्व हटा दिया जाए तो समाज के रूप में भले ही बच जाए, लेकिन समाज एक सभ्य समाज के रूप में बिल्कुल नहीं बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि सभ्य समाज में लोगों की यह अपेक्षा है कि कोई उन पर अकारण आक्रमण न करे, और अगर हो उन पर अकारण आक्रमण, आशयपूर्वक उन पर आक्रमण किया जाए, तो कोई हो जो इस आशयपूर्वक आक्रमण करने वाले पर दायित्व उत्पन्न करे, अर्थात इसकी स्थिति को अलाभकर बना दे, अर्थात इसे अपने कृत्य के परिणामों को भुगतने के लिए बाध्य कर दे, तभी समाज को सभ्य समाज कहा जाएगा। अदरवाइज ये समाज भले ही रहे, लॉक के शब्दों में लॉक कहता है ना कि समाज की प्राथमिक अवस्था तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन उस समाज को सभ्य समाज नहीं कह सकते, क्योंकि सभ्य समाज में लोगों की ये इच्छा है और वहां सब खुश तो हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा अगर आशयपूर्वक आक्रमण करे तो उस आशयपूर्वक आक्रमण करने वाले को
अपने कृत्य के परिणामों को भुगतने के लिए, अपने कृत्य के परिणामों को भुगतने के लिए बाध्य करने वाला तंत्र मौजूद नहीं है। और उसके कृत्य के परिणाम क्या है उनको डिसाइड करने वाला, भाई वो भी तो राज्य डिसाइड करेगा कि तुमने ये किया तो फिर ये होगा, आपने कत्ल किया तो सजा फांसी होगी, कि कौन डिसाइड करेगा? ये अगर नहीं है तो समाज सभ्य समाज नहीं है। इसी स्थिति को मेन कैसे कहता? कहता प्राथमिक समाज और विधिक समाज। वो कहता प्राथमिक समाज उसके पास भी नियम होते हैं, लेकिन वो विधिक समाज अर्थात सभ्य समाज नहीं होता। ठीक है, ये सभ्य समाज की कल्पना समाजशास्त्रीय विचारकों की है, वो इसे सभ्य समाज कहते हैं। मेन इसे विधिक समाज कहता है। वो कहता है विधिक समाज कब बनता है? जबकि रूढ़ प्रथा और विधायन ये पैदा हो जाते हैं, यानी आपकी स्थिति में परिवर्तन, आपके कृत्यों के परिणाम क्या होंगे इसको डिसाइड करने वाला तंत्र मौजूद हो जाता है। तो समाज की ये सामान्य मनोदशा है कि दायित्व को होना चाहिए। समाज के लोग ये मानते हैं कि लोग सावधानी के साथ अपने अधिकारों का उपभोग करेंगे। लोग इस प्रकार से अधिकारों का उपभोग नहीं करेंगे कि अपने अधिकार के उपभोग से वो उन्हें नुकसान पहुंचा दें। तुम्हें अभिषेक कुछ नहीं आएगा, ये बिल्कुल तय मानो। तुम ये समझ रहे हो रामलीला का प्रवचन चल रहा है, ये मान रहे हो, आते तुम कभी हो नहीं। ठीक, इस समय तुम ये मान रहे हो ये रामलीला का प्रवचन चल रहा है, जबकि रामलीला का प्रवचन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है जो तुमसे पूछा जाएगा अगर एलएलएम करोगे, अगर नेट का एग्जाम दोगे। तुम ये मान रहे हो कि हम कथावाचक हैं और राम कथा कह रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। न तुम आते हो, शाम में तुम गायब, कभी सवा घंटे बाद, कभी 1 घंटे, और इससे रोगे रोगे, ये हम बता देते हैं। ये रामलीला का प्रवचन नहीं है। और अभी से समझना शुरू करोगे तो 1-1.5 महीने बाद समझ में आना शुरू होगा, और अगर यही स्थिति रही तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो सभ्य समाज में आशयपूर्वक आक्रमण न करने की कल्पना ये भी लोग करते हैं, और सभ्य समाज में लोग ये भी अपेक्षा करते हैं कि कोई अपने असावधानी के कृत्य से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर पहुंचाएगा तो उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। सभ्य समाज में लोग ये भी अपेक्षा करते हैं कि कोई उन वस्तुओं का, ठीक है, जो अपने नियंत्रित उपभोग में हानि रहित है, जैसे बिजली, आग, अगर इनका नियंत्रित उपभोग किया जाए सेवक की भांति व्यवहार करती है, और इनका अनियंत्रित उपभोग किया जाए या इन्हें एक सीमा के बाहर जाने दिया जाए तो फिर ये विनाश उत्पन्न करती है। तो सभ्य समाज में लोग ये अपेक्षा करते हैं कि वे वस्तुएं जो अपने नियंत्रित उपभोग में सावधानी पूर्वक उपभोग किए जाने की दशा में क्षति रहित, लेकिन अगर उन्हें सीमा के बाहर जाने दिया जाए तो वे नुकसान कर देंगी। तो सभ्य समाज में लोग अपेक्षा करते हैं कि ऐसी वस्तुओं को लोग नियंत्रण की सीमा से बाहर नहीं जाने देंगे, और अगर जाने देंगे तो दायित्व उत्पन्न होगा। तो दायित्व के बिना सभ्य समाज की कल्पना यह असंभव है। दायित्व एक दायित्व क्या है यह आपको बताएगी। दायित्व ये है, दायित्व होना क्यों चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि समाज, सभ्य समाज तभी बनेगा जब दायित्व होगा। दायित्व नहीं होगा, समाज, सभ्य समाज नहीं बनेगा। वो भले ही समाज रहे लेकिन वो सभ्य समाज कभी नहीं हो सकता। दायित्व के सामान्य आधार ये हैं। सामान्य आधार इसका मतलब कानून कानून कुछ न जानते हो आप, तो भी समाज के सामान्य व्यक्तियों की ये इच्छा और अपेक्षा है कि दायित्व होना चाहिए, और उनकी ये इच्छा और अपेक्षा जो है इसके पीछे ग्राउंड्स क्या है, इसके पीछे आधार क्या है,
उनकी ये इच्छा और अपेक्षा क्यों है? क्योंकि वे चाहते हैं उनकी ऊपर आशय पूर्वक आक्रमण तब तक नहीं होना चाहिए जब तक किसी को ऐसा करने का अवसर न, जैसे प्राइवेट डिफेंस, इसके उपभोग का अवसर ना हो, तुम करो तो तुम सजा पाओगे, एक्सीड कर जाओगे तो भी सजा पाओगे। यानी अवसर और विशेषाधिकार। और प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कौन करेगा ये भी तय है। हर कोई नहीं करेगा। आक्रांता जिसने आक्रमण किया वो प्राइवेट डिफेंस नहीं। तुम आक्रमण करो, हम बचाएं, फिर तुम हमारे उससे चिढ़ जाओ और हमें मारो तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें कोई राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस किसको है ये भी तय है। तो विशेषाधिकार और अवसर अगर नहीं है आक्रमणकर्ता के पास तो वो आशयपूर्वक आक्रमण ना करे। ये समाज के लोगों के सामान्य चिंतन है और वो चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो फिर दायित्व होना चाहिए, फिर इस व्यक्ति को अपने कार्यों के, कृत्यों के परिणामों को भुगतने के लिए विवश और बाध्य ये किया जाना चाहिए। यानी दायित्व हो ऐसी इच्छा समाज के लोगों की, इसलिए दायित्व को होना चाहिए। दायित्व क्या है ये आपकी समझ में आना चाहिए। दायित्व क्यों होना चाहिए ये आपकी समझ में आना चाहिए। दायित्व, इसका सोर्स क्या है, कहां से आता है दायित्व? दायित्व का मतलब क्या है ये तो ठीक। दायित्व क्यों होना चाहिए ये ठीक। दायित्व का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? तो दायित्व का सोर्स आपका अपना वचन है और दायित्व का सोर्स स्टैट्यूट भी है, संविधि भी है। आपका अपना वचन दायित्व का स्रोत कब बनता है? जब संविदा करते हैं, आप कॉन्टेक्ट करते हैं, तब आपका वचन ये दायित्व का स्रोत है। आपको अपने वचन का पालन करना होगा। ये बात इसलिए कही जा सकती है कि कम से कम वचन का पालन जो आपने कहा है वो तो करिए। वो क्यों नहीं करेंगे आप? ये प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होगी। आप आम जीवन में भी कहते हैं तुमने प्रॉमिस किया था कि ऐसा करेंगे। ये शिकायत होती है, शिकवा होता है आपका। आप शिकवे के लहजे में ये बात कहते हैं। तो कानून आप ही को रेगुलराइज करने के लिए तो बना है, तो वहां भी तो आपके शिकवे को स्थान मिलेगा। और आप जब ये कहते हैं तुमने प्रॉमिस किया था, तो आप जरा आत्मा अवलोकन करें। आपके मन में क्या चल रहा होता है? आपके मन में ये चल रहा होता कि अब अगर ये न माने तो इन्हें कुछ ना कुछ बुरा, कुछ ना कुछ ऐसा, ठीक है, जो इन्हें भले ही कष्ट दे लेकिन हमें खुशी दे, ऐसा होना चाहिए। बस इसी स्थिति का नाम दायित्व है। ये जो भाव आप में पैदा हो रहा है, इसी का नाम दायित्व है। तो कानून में भी उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा है कि वचन जो संविदा का आधार है, वचन से ही संविदा आएगी। क्योंकि संविदा क्या है? व्यतिकारी वचन। संविदा क्या है? विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार। और करार क्या है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, व्यतिकारी वचन। और व्यतिकारी वचन कौन से? वे जो एक दूसरे के उत्तर में है, या यूं कहें जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, ठीक है। और वे चूंकि एक दूसरे के लिए प्रतिफल है इसलिए व्यतिकारी वचन है, लेकिन अंततः वे वचन है। और वचन ये प्रतिग्रहित प्रस्थापना है। अगर संविदा को ठीक है अनफोल्ड करते चले जाएं तो अंततः हम वचन पर आ जाते हैं। संविदा में दोनों तरफ वचन है। प्रतिग्रहिता का वचन प्रतिफल के संबंध में है, ठीक है ना, और वचनदाता का संबंध ठीक है प्रस्थापना के संबंध में है। लेकिन वचन दोनों तरफ है। प्रस्थापक को यानी वचनदाता को अपने वचन का पालन करना होगा, यानी वो करना होगा, वो काम या उस काम को करने से विरत रहना होगा जिसके प्रति अनुमति इसे प्राप्त करने के लिए उसने प्रतिग्रहिता को संसूचित किया था और प्रतिग्रहिता ने
ठीक है, उसके कार्य या कार्यविरति के प्रति अपनी अनुमति ये दी थी और उसकी प्रस्थापना वचन बनी थी, उसे उस वचन का पालन करना होगा। और प्रस्थापक ने जिस प्रतिफल की वांछा पर प्रतिग्रहिता को या प्रतिग्रहिता के प्रति अपने वचन के पालन का वचन दिया था, प्रतिग्रहिता को उस प्रतिफल के भुगतान का वचन यह अनुपालित करना होगा। संविदा में वचन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर वचन का अपालन होगा तो भारतीय संविदा अधिनियम धारा 73 ये बताती है दायित्व तो उत्पन्न होगा, और वो दायित्व किस रूप में होगा? क्षतिपूर्ति इस रूप में होगा। लेकिन दायित्व होगा, दायित्व विभिन्न रूपों में हो सकता है। दायित्व दंड के रूप में हो सकता है, दायित्व ठीक है, दंड में कारावास के स्वरूप का हो सकता है, दंड में संपत्ति के समर्पण के स्वरूप का हो सकता है, दंड में जुर्माने के स्वरूप का हो सकता है। अब तो एक नई चीज ले आए हैं 1 जुलाई से, कम्युनिटी सर्विस इसके रूप में दायित्व हो सकता है। और कम्युनिटी सर्विस, हम तो इसके बारे में बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि कम्युनिटी सर्विस इसको दायित्व के तौर पर लाया जाना चाहिए। अब लाए, तो दायित्व का प्रकार कोई हो, लेकिन दायित्व होगा। और दायित्व का सोर्स क्या है? वचन, वचन का पालन होगा। ठीक है, वचन का पालन हुआ, दायित्व पैदा होगा। और वचन होता कहां? संविदा में। और संविदा में वचन के पालन से जो दायित्व पैदा होगा, उसके लिए दायित्व का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा? क्षतिपूर्ति। दायित्व का सोर्स स्टैट्यूट भी हो सकता है। दांडिक विधियां आप पर विभिन्न दायित्व रखती हैं, ठीक है, ठीक है, आप विभिन्न दायित्व रखती है, अर्थात विभिन्न प्रकार के कर्तव्य करने का दायित्व रखती है। और कर्तव्य को का अपालन होने की दशा में एक विशेष प्रकार के दायित्व का चिंतन ये करती है दांडिक विधियां। और स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हो सकती है, जैसे आपके लेबर लॉज है, ठीक है, लेबर लॉज में वो क्या कहता है? नियोजक अपने कर्मचारी के प्रति ये काम करेगा और नहीं करेगा तो ये दायित्व होगा। ठीक है, इस प्रकार की बात वहां भी आती है। तो दायित्व के सोर्स स्टैट्यूट हो सकते हैं, और दायित्व का सोर्स वचन भी हो सकता है। दायित्व का अर्थ क्या है? दायित्व को क्यों होना चाहिए? दायित्व का सोर्स क्या है? दायित्व के प्रकार क्या है? दायित्व के प्रकार आपने देखा, आपराधिक दायित्व होता है, दीवानी दायित्व होता है, पूर्ण दायित्व होता है, समाश्रित दायित्व होता है, ठीक है, प्रोद्भूत दायित्व होता है, संभावना युक्त दायित्व होता है, चयन पर आधारित दायित्व होता है, प्राथमिक और द्वितीयक दायित्व होता है। बहुत तरीके के दायित्व। कहते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी मीनिंग देयर बाय क्या है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति जिस पर लायबिलिटी है, जिस पर दायित्व है, और ये दायित्व है किस पर? जिसने कर्तव्य का अपालन किया है, उस कर्तव्य का जो दूसरों के प्रति था उसका अपालन किया है, इस व्यक्ति पर है दायित्व। तो कर्तव्य का अपालन इसने चाहे जिस मनोदशा में किया हो, चाहे जिस मनोदशा में, भले ही कर्तव्य के अपालन की कोई इच्छा, कोई अपेक्षा, कोई इवन जानकारी तक इसके पास न रही हो कि हम कर्तव्य का पालन करने जा रहे हैं, धोखे में कर्तव्य का पालन हो गया हो, चाहे जिस मानसिक दशा में कर्तव्य का पालन हुआ हो, हम मानसिक दशा इसे ध्यान में ही नहीं लेंगे, केवल आपके कार्य का परिणाम देखेंगे, कार्य के कारणों पर विचार नहीं करेंगे, कार्य के परिणाम इसे देखेंगे। बस ये हुआ, बात खत्म हो गई। क्यों हुआ? मतलब ही नहीं है। आप कहते हैं आम जीवन में हमें मतलब ही नहीं, तुमने क्यों किया तुम जानो, ये हुआ है तुम ये करोगे। ये पूर्ण दायित्व का प्रकार है।
जब कर्ता की मानसिक दशा पर कोई ध्यान ही न दिया जाए, कर्ता की मानसिक दशा पर ध्यान दिए बिना परिणाम के आधार पर उस पर दायित्व उत्पन्न किया जाए, तो यह पूर्ण दायित्व की दशा है। हमने कहा ना, जूरिस्प्रूडेंस आपको अभिव्यक्ति देता है, चीजों को कहना सिखाता है। प्रोद्भूत दायित्व का मतलब क्या हुआ कि वो काम, वो दशा निश्चित की जा चुकी है। भाई कर्तव्य का पालन हुआ, आप कहते हैं हुआ, वो कहता नहीं हुआ, ठीक है, हुआ तो दायित्व को घटाने और बढ़ाने वाली परिस्थितियां होती हैं। हुआ भी तो दायित्व कितना होना चाहिए, नहीं दायित्व का विस्तार कितना होना चाहिए, ये सब चीजें तय होनी है। जब ये सब कुछ तय हो गया है, अब केवल भुगतना बाकी है, तब इस दायित्व को प्रोद्भूत कहते हैं। प्रोद्भूत। समाश्रित कब है? समाश्रित अभी वो सब कुछ घटित नहीं हुआ जिसके घटित होने पर दायित्व को उत्पन्न होना है। जैसे लंबितवाद का सिद्धांत है, तो क्या कहता है, आप बेचना चाहें उस प्रॉपर्टी को जिसके संबंध में सक्षम अधिकारिता के न्यायालय है, ठीक है, पक्षकारों के बीच कोई मुकदमा ये विचाराधीन है, पक्षकार चाहे बेच ले, उसे बेच ले या अन्य किसी ढंग से अंतरित ये करना चाहे तो कर दे, लेकिन अंतरिती को संपत्ति में जो स्वत्व प्राप्त होगा वो उस निर्णय के अधीन होगा जो निर्णय मुकदमे में अंततः आएगा। तो दायित्व उत्पन्न हो सकता है किंतु समाश्रित है दायित्व। अगर निर्णय विपरीत गया अंतरिती के, तब अंतरिती इस दायित्व के अधीन होगा कि वह दूसरे पक्षकार को संपत्ति वापस करे, और अन्यथा की दशा में तो समाश्रित है दायित्व। वो सब कुछ नहीं हुआ अभी जो होना चाहिए, संभावना युक्त दायित्व। आपको कुछ करने की इजाजत है, लेकिन अगर आपने अनियमित ढंग से वो किया, यानी आपने अपकृत्य में क्या था, मेलाफियंस, नॉन फियंस, मिसफियंस। मिसफियंस की पोजीशन है। मिसफियंस में क्या होता है, आपको करना है किंतु सद्भाव पूर्वक सावधानी के साथ करना है। गड़बड़ की, असावधानी से किया और फिर कुछ हो गया तो आप दायित्व के अधीन है। तो ये संभावना युक्त दायित्व का उदाहरण है। दायित्व पूर्ण है, दायित्व प्रोद्भूत है, दायित्व समाश्रित है, दायित्व संभावना युक्त है। दायित्व प्राथमिक है, दायित्व द्वितीयक है। हम लोगों ने अपकृत्य में पढ़ा था विकेरियस लायबिलिटी। विकेरियस लायबिलिटी में स्वामी का दायित्व द्वितीयक माना था, सेवक का दायित्व, ठीक है, कैसा था, प्राथमिक। यानी सेवक का दायित्व प्राथमिक था, भुगतता मालिक था, भुगतता मालिक था, लेकिन कार्य के संबंध में दायित्व प्राथमिक सेवक का ही था। इसीलिए कहा कि अगर सेवक को किसी बचाव का लाभ यह प्राप्त हो जाएगा, सेवक किसी, जैसे वॉलंटियर अनफिट इंजूरिया है, उसका लाभ उस व्यक्ति को मिलता है जो अकृत्य करता है। अकृत्य करता प्रत्यक्ष कौन है, सेवक। तो सेवक अगर वॉलंटियर अनफिट इंजूरिया इसका लाभ लेने के, ठीक है, इसका लाभ लेने का हकदार है, तो स्वामी से जब दायित्व का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी, तो चूंकि सेवक के लिए उसका दायित्व है, उसका प्राथमिक दायित्व नहीं है, सेवक के लिए उसका दायित्व है। और सेवक के लिए उसका जो दायित्व है वो क्यों है, नीति के नाते है, उसके विभिन्न कारण हैं। सेवक उसी का काम कर रहा था, लेकिन कारण कोई हो, स्वामी का सेवक के लिए दायित्व है, इसलिए स्वामी द्वितीयक दायित्व के अधीन है, सेवक प्राथमिक दायित्व के अधीन है। तो सेवक को अगर किसी जनरल एक्सेप्शन, क्योंकि आपको अपकृत्य में भी बताए गए थे कि वहां सामान्य बचाव नहीं, अपराध की भांति, तो अगर कोई किसी जनरल एक्सेप्शन का लाभ मिल रहा है तो स्वामी को भी उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि स्वामी का दायित्व कैसा है, द्वितीयक। और इसे और आसानी से आप समझेंगे कि इसमें गारंटर इसका दायित्व, यानी प्रतिभू, इसका दायित्व कैसा है, द्वितीयक। प्राथमिक दायित्व तो लेनदार का ही है। तो दायित्व का यह भी एक प्रकार है, प्राथमिक और द्वितीयक।
दायित्व का चयन आधारित दायित्व है। हम लोगों ने देखा था बहुत सारे सह प्रतिभूति हैं, लेनदार को विकल्प है, वो चाहे देनदार, अब ये शायद बोल गए कि प्राथमिक दायित्व लेनदार का, प्राथमिक दायित्व देनदार का है, द्वितीयक दायित्व गारंटर का है, ठीक है। देनदार की जगह लेनदार बोल रहे हैं, ठीक है। आपने देखा था लेनदार, उसे विकल्प प्राप्त है, वो चाहे, ठीक है, देनदार से वसूली करे, चाहे गारंटर से करे, और अगर एक से अधिक गारंटर हैं तो चाहे लेनदार से करे और चाहे जिस गारंटर से करे, उस दायित्व चयन पर आधारित है, ठीक है। दायित्व संयुक्त हो सकते हैं, दायित्व एकल हो सकते हैं, ज्वाइंट लाइबिलिटी, ये हम लोगों ने अपकृत्य में देखी थी, संयुक्त और एकल हो सकते हैं। तो दायित्व के अनेकों प्रकार हैं। फिर प्रकृति के मुताबिक दीवानी हो सकता है और आपराधिक हो सकता है। दीवानी दायित्व में क्या होगा, जो आपको भुगतना पड़ेगा वो क्या होगा, या तो क्षतिपूर्ति और या व्यादेश यानी अनुज्ञापन, यानी आपको आज्ञा दी जाएगी कि अमुक काम करिए या अमुक काम से विरत रहिए। दंडिक दायित्व में कारावास आदि आदि मिलता है। दीवानी दायित्व की प्रकृति अगर दीवानी है तो दायित्व की मांग जिसके द्वारा की जाएगी वो उस व्यक्ति के द्वारा की जाएगी जो क्षतिग्रस्त होगा या क्षतिग्रस्त व्यक्ति का मान्यता प्राप्त अभिकर्ता होगा। सीपीसी हम लोगों ने देखी है। दंडिक दायित्व अगर है, आपराधिक दायित्व है तो सीआरपीसी बताएगी क्षतिग्रस्त व्यक्ति या राज्य ये आएगा, ये करेगा आपके विरुद्ध कार्रवाई। तो दायित्व के विभिन्न प्रकार हैं। अब सवाल उठता है दायित्व का अर्थ क्या है, दायित्व क्यों होना चाहिए, दायित्व का स्रोत क्या है, दायित्व के प्रकार क्या हैं। अब सवाल उठता है कि दायित्व उत्पन्न किस चीज से होता है, तो दायित्व कार्य से उत्पन्न होता है। क्या प्रत्येक कार्य से दायित्व उत्पन्न होता है, सवाल यह है। अगर प्रत्येक कार्य से दायित्व उत्पन्न नहीं होता तो किस प्रकार के कार्य से दायित्व उत्पन्न होता है। अब हमारे विचार का जो बिंदु होगा वो ये होगा, और इस पर बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। देखिए।